डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा लास्ट पीरियड में पढ़ लिया था। ठीक है, ग्राफ एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इतना डिस्कस कर लिया था। थोड़ी सी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आपके क्लासेस कुछ बीच में डिस्टर्ब रहे, लेकिन अभी तक बेटा कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा हो गया था। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट करना था आपको एनर्जी इन एसएचएम। जो एनर्जी हमारी होती है, अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कैसे होगी। तो देखो बेसिकली बेटा, जो एनर्जी यहाँ पे हम लोग दो स्टडी करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी स्टडी करते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करते हैं। हमने स्टार्ट किया था जब यहाँ पे मोशन को डिस्कस किया था एसएचएम, तभी आपको बोला गया था बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एसएचएम कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो आपका क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो जब बेटा एसएचएम करता है तो उस कंडीशन में देखो मीन पोजीशन पे बताया गया था वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो वेलोसिटी की वैल्यू बेटा आपका मिनिमम होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम मतलब जीरो, और मीन पोजीशन पे हम लोगों ने मैक्सिमम लिखा था। ठीक है, तो वो चीज आपकी हो गई थी, वैल्यू जो मैक्सिमम आती थी ओमेगा इंटू ए के बराबर आता था। अदरवाइज जनरल फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, वेलोसिटी वी इक्वल टू ओमेगा अंडर टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आप पहुंचते हो तो डिस्प्लेसमेंट वाई की जो वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड ए के बराबर हो जाता है, इसलिए वहां पे वेलोसिटी आपको जीरो मिल जाती थी। और मीन पोजीशन पे जब हम लोग होते हैं तो उस केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू वहां पे हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम मिल जाती है। ठीक, और ये मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से ओमेगा इंटू ए के बराबर होता है। तो ये चीजें होती थी। अब देखो क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी है, अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आपकी होती है उसके पास एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। हमारा क्या लगेगा फार्मूला, हम जनरल फार्मूला पढ़ते हैं हाफ एम वी स्क्वायर बेटा। ठीक, जब हम लोग पोटेंशियल की बात करते थे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था बेटा। देखें कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो जो हमारा मेन पोजीशन है, या जैसे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टर्म हम यूज कर लेते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, वहां से हम लोग डिसाइड करते थे बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो एक आपका होता था क्या, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हम लोग टर्म देते थे बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग करना है काइनेटिक और पोटेंशियल का। ठीक है, दो एनर्जी यहाँ पे आपको स्टडी करनी है, जो हमारा स्पेशली हम लोग कहते हैं एसएचएम में। ठीक है, जो हमें डिस्कस करना है, तो पहले हम लोग ले रहे हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट हार्मोनिक मोशन कर रहा है बेटा, तो उससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, ये सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है, यानी कि अगर उसके पास वेलोसिटी है तब तो वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू आपकी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लोग बोलते हैं बेटा जीरो होगा। ठीक, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए जब एक्सप्लेन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आता है वो आएगा आपका बेटा हाफ एम बी स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की जो होती है, अगर मास आपके ऑब्जेक्ट का एम है बेटा, वेलोसिटी वी है, तो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मास से एम जो ले रहे हैं, वो जो हमारा बॉडी है जो एक्सिक्यूट कर रहा है एसएचएम, उसका मास हो गया, और वी उसकी वेलोसिटी हो गई, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आपकी मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेंगे बेटा हम लोग। देखो जब एसएचएम करते हैं तो उसके इसमें वेलोसिटी के लिए फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था। ठीक, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि वेलोसिटी की जगह पे ये रखा जा रहा है, वी इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेसिक फार्मूला इसका अगर ओपन कर दिया जाए तो स्क्वायर का लिए तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बेटा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। ये काइनेटिक एनर्जी का बेसिक इक्वेशन बन गया हमारा, कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उससे काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला आपने ऑब्टेन कर लिया, के इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये तो कंडीशन आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा अगर वो एसएचएम कर रहा है तो। यहाँ पे ठीक है, ये हम सबको पता है, मास है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ए जो होता है बेटा वेर ए को हम लोग कह लेते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड हिंदी में जो कहते हैं। ठीक है, एक क्या आयाम कह लेते हैं बेटा, हिंदी में अगर आपने पढ़ा है तो इसको आप आयाम कह लेते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, और वाई जो होता है इसे डिस्प्लेसमेंट आप बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम लोग,
डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग कह लेते हैं विस्थापन कह लीजिए, ठीक है। मतलब मेन पोजीशन से उसका क्या डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं हम लोग आगे बेटा, देखो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन पे है तो y की वैल्यू बेटा 0 होगा। जब कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहे हैं और वो मीन पोजीशन पे आपका लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, मीन पोजीशन पे, तो उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आपकी होती है मीन पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी 0 होती है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो इस इक्वेशन में अगर रख दिया जाए y की वैल्यू 0, तो के की जो वैल्यू होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मीन पोजीशन पे बेटा मैक्सिमम मिलता है और वैल्यू मिलेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक। तो जो वैल्यू हमारा आ रहा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो गया, ए स्क्वायर के बराबर हो गया। ये हमारा मीन पोजीशन पे है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गया और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है क्योंकि मीन पोजीशन पे बेटा वेलोसिटी आपका मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलती है, ठीक। पहला कंडीशन हो गया। सेकेंड हम लोग लेते हैं बेटा एट स्टीम पोजीशन। जब आप स्टीम पोजीशन पे होते हो तो इस केस में y की जो वैल्यू होती है वो a के बराबर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड दोनों आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे बराबर होते हैं बेटा। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन पे देखो इक्वेशन फर्स्ट से ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे भी करेंगे तो ये आएगा बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब की बार रखेंगे तो के ए की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आती है, वो 0 आएगी मिनिमम में। देखो कैसे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कितना, वो भी y की वैल्यू भी क्या होगी, ए के बराबर होगी, तो ओवरऑल फैक्टर हमारा जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। तो बोला जाता है बेटा मीन पोजीशन पे अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ड्यूरिंग एसएचएम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन विल बी क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज फाइनली हमारा आ गया 0। तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो रियल सी बात है अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो इसीलिए एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा काइनेटिक एनर्जी 0 और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा जब पोटेंशियल की बात करेंगे, तो जहाँ पे काइनेटिक की वैल्यू बेटा मैक्सिमम होता है वहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, जहाँ पर काइनेटिक 0 होगा वहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। और बीच के यानी मीन और एक्सट्रीम के बीच में दोनों फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। ड्यूरिंग मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन एनर्जी आर एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, ठीक है, एनर्जी जो होगा वो हमारा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, मीन और एक्सट्रीम के बीच में अगर पॉइंट आपको लिया जाता है तो, ठीक है। तो ये तो केस आपका हो गया और उसके लिए हम लोग जब निकालेंगे काइनेटिक के लिए बीच में किसी पॉइंट के लिए तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं बेटा पोटेंशियल, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं अगर एक स्टेटमेंट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। अगर एक पॉइंट आप बनाना चाहते हो तो लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट किस पे, मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग कब, जब पार्टिकल आपका एसएचएम करेगा बेटा, ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एसएचएम हम लिख रहे हैं बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसके इसमें मीन पोजीशन पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो मीन पोजीशन पे वैल्यू हमारी क्या होती है, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे आपका मिनिमम होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। ये तो काइनेटिक की कहानी हम लोग की हो गई। दूसरी हमारा बात, दूसरा काम जो होता है वो हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। देखें हम लोग जब बात करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी का,
काइनेटिक एक बार देख लो, कोई दिक्कत हो बेटा तो देख लीजिए, यहाँ से पूछ लीजिए। एक बार आप देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लीजिए। देखिए, चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं बेटा। जो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला हम लोग डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे, वो मिलते हैं। वैसे अगर निकालना चाहेंगे तो इंटीग्रल मेथड से हम लोग निकालते हैं, बट उसका कोई बहुत रोल नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ करते हैं। तो कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वर्क डन के बराबर होता है। किसी भी सिस्टम में जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते हैं तो बोला जाता है, ठीक है, द वर्क डन, ठीक है, द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपका स्टोर्ड होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग निकालते हैं बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी बेसिक फार्मूला, चूंकि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी। जो मेन पोजीशन होता है बेटा, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो जब मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे मेन पोजीशन पे 0 हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो फार्मूला हम लोग डिस्क्राइब करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम लोग लिखते हैं बेटा, क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन क्या, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पोजीशन फ्रॉम द क्या, मीन। मीन से जो रिस्पेक्ट में जो पोजीशन आपका होगा उस समय ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल का, उससे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की जब हम लोग बात करेंगे तो उसी के बेस पे यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। उसी के बेस पे आपका यहाँ पे भी डिस्कशन होता है। तो कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग एसएचएम, ड्यूरिंग एसएचएम is given by relation, ठीक है। ये हो जाता है बेटा U इक्वल टू होते हैं, जैसे वहां पे लिखते थे बेटा हम लोग हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे होता है हाफ, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एस वाई स्क्वायर, ठीक। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो फार्मूला जो बनाते हैं हम लोग, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला है बेटा, ये बेसिक फार्मूला है। यही से हम लोग चेंज करेंगे, इसी से फिर हम लोग मॉडिफाई करेंगे। तो लेंगे, जैसे वहां पे लिया था बेटा पहला, एट मीन पोजीशन। जब हम लोग मीन पोजीशन पे लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। और बेटा जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पे जो वैल्यू यहाँ 0 रखे ओवरऑल 0 होगा। तो इसकी वैल्यू इस समय मिनिमम हो जाता है और ये वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। मतलब मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपकी लेते हैं वो हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं बेटा। तो एक तो कंडीशन आपका ये हो जाता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लिया आपने, ठीक। अगर डायरेक्ट हम करते हैं तो, डायरेक्ट करते हैं तो बाकी इसी फार्मूले को हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे। इसी क्वेश्चन फर्स्ट लिखा तो इसे सेकंड कर लीजिएगा, इसी को अभी हम अलग अलग कंडीशन में मॉडिफाई कर लेंगे। हम अभी मीन और एक्सट्रीम को एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। दूसरा होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, तो y की वैल्यू जो होगी वो a के बराबर हो जाएगी बेटा। तो फार्मूला बिकम्स, ये मैक्सिमम मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बराबर होता है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाता है बेटा। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि बेसिक फार्मूला क्या बनेगा जब हम लोग मीन पे लेंगे और जब हम लोग एक्सट्रीम पे लेंगे। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन दिखा लेते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो हमारी होगी वो मिनिमम हो जाएगी, ठीक। अब कंडीशन होता है, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोग जब बात करेंगे, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का होगा वही टोटल एनर्जी के बराबर हो जाता है बेटा। एट एक्सट्रीम पोजीशन टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग एसएसएम विल बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
जो टोटल एनर्जी आपका पार्टिकल का होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह से बेटा बेटा आपको राइज किया जा सकता है, ठीक है, कि एट एक्सट्रीम पोजीशन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ नन। ठीक, तो जब एक्सट्रीम पे कहोगे तो टोटल एनर्जी जो होता है सिस्टम का बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। और जब हम लोग मीन पोजीशन पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, मीन पोजीशन पे, तो टोटल एनर्जी जो पार्टिकल की होती है वो हमारा बेटा काइनेटिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो इन पॉइंट्स को इस फॉर्म में भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी वो आप जानते हो फिर भी उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं और चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तो केस आपका हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, कहाँ पे वैल्यू मिनिमम होगी, इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, ठीक। सेकेंड फैक्टर होता है, अगर हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा है, पहला सेकेंड इक्वेशन लिखा है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वाई इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, सॉरी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो अगर आप वहां से हम कन्वर्ट कर लिया जाए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए, ठीक है, किसके टर्म में, एम्पलीट्यूड के टर्म में, तो वहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन सेकेंड कैन बी रिटन एज, इक्वेशन सेकेंड कैन बी, कैन आल्सो भी कर लो, कैन आल्सो बी रिटन एज यू इक्वल टू हो जाएगा बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, वाई के जब लिखेंगे ए, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है बेटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। तो ये फार्मूला हम लोग रिफॉर्म कर लिया एम्पलीट्यूड के टर्म में, और यहाँ पे ले लेंगे सिंस, यहीं लिख लीजिएगा y इक्वल टू होता है बेटा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ए सो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम जब डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा रिलेशन ये बन जाता है बेटा, ठीक। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और एक चीज़ और पढ़ते हैं आप, साइन स्क्वायर, ठीक है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ पे इसको कास के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पे वैल्यू आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कास स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। तो वहाँ से कन्वर्ट कर लिए, बट आपका डायरेक्ट यहाँ से चूंकि मिल जाता है, क्वेश्चन उसी पे बनते हैं, तो आप उसी फॉर्म में आप कर लेंगे, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मीन पे आपका 0, एक्सट्रीम पे आपका मैक्सिमम, और काइनेटिक का मीन पे बेटा मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे क्या होता है आपका 0 होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है कैसे होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा, ठीक। एक चीज़ और दूसरा बनता है बेटा, जो टोटल एनर्जी आपकी होगी सिस्टम की, जो टोटल एनर्जी होता है बेटा, चूंकि वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लीजिए। चलिए हो गया। तो हम लोग जो टोटल एनर्जी को हमें रेज करना पड़ेगा बेटा, जब टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इरेज कर देने बेटा। आपको जो चीजें बेटा एक बार में समझ नहीं आती हैं, ठीक है, अगर तो कुछ प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को आप डाउनलोड कर लिया करिए, फिर आपको जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको दोबारा एक बार आप देख लीजिए, ठीक। अगर एक बार में कोई चीज़ें नहीं आपको क्लियर हो पाई तो उस चीज़ को, आपके पास ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर आप बाद में भी उसको देख सकते हो, ठीक। चलिए देखिए, तो टोटल एनर्जी जब हम लोग बात करेंगे, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम, देखो टोटल एनर्जी जो आपका होगा बेटा, ठीक है, अब हमारे जब दो ही फॉर्म में हम स्टडी करें काइनेटिक और पोटेंशियल, तो दैट मीन्स दोनों के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी एसएचएम करते समय, वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा। तो बोलते हैं हम लोग टोटल में क्या एनर्जी, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम, ड्यूरिंग एसएचएम will be sum of
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों के सम के बराबर हो जाएगा बेटा। टोटल जो एनर्जी आपकी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हमारी आ रही है, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ई की जो वैल्यू हो गया वो के ई प्लस पी ई के बराबर हो जाएगा। के ई की वैल्यू आपने लिखा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही फार्मूला पहले हम लोगों ने बनाया था बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला सेकेंड लिखा था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये लिखा था बाबू आपने। दोनों को इसको जरा ओपन करेंगे आप, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये साइड नेगेटिव में है बेटा, ये पॉजिटिव में, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट वैल्यू हमारी टोटल एनर्जी का आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो टोटल जो एनर्जी आपका हो गया, एक चीज आप देख रहे होंगे, टोटल एनर्जी पोजीशन इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल कहाँ पे है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो एम्पलीट्यूड की तो वैल्यू कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और जब एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब हो गया बेटा ये वैल्यू हमारी टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होगी। दैट इज टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम इज नॉट ए क्या पोजीशन फंक्शन, यानी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, दैट इज during SHM total energy will not be अब यहाँ से दो तरह से हम लोग कह सकते हैं बेटा, एक तो कह सकते हैं, ठीक है, विल नॉट बी ये पोजीशन फैक्टर फंक्शन, यानी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, या ड्यूरिंग एसएचएम टोटल एनर्जी, ठीक है, विल नॉट बी पोजीशन डिपेंडेंट। थोड़ा इजी हो जाएगा, विल नॉट बी पोजीशन डिपेंडेंट। टोटल एनर्जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो टोटल एनर्जी जो होता है वो पोजीशन पे आपका डिपेंड नहीं करता है, अगर पार्टिकल हमारी क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है तो, ठीक है, टोटल एनर्जी आपका डिपेंड नहीं करता है। अब एक केस आपका होता है कि जो पार्टिकल होती है, पार्टिकल जैसे हमने मीन पोजीशन और स्टीप पोजीशन को डिस्कस कर लिया कि जब मीन पोजीशन पे था, ठीक है, जब मीन पोजीशन पे था तो काइनेटिक टोटल उसका एनर्जी जो है काइनेटिक के फॉर्म में था, और जब स्टीम पे था तो वो पोटेंशियल के फॉर्म में था, ठीक। ये तो दोनों चीज़ ऑलरेडी हमारी डिस्कस हो जाती हैं क्या है कैसे है, ठीक। और मीन और स्टीम पोजीशन पे काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। बट एक पोजीशन बनता है बेटा, अगर आपको हाफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो एम्पलीट्यूड के आधे पे हो, हाफ हो, उस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में बराबर होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है बेटा, पूछा भी गया है, ठीक है। एट क्या हाफ ऑफ क्या डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर हो, एम्पलीट्यूड के आधे के बराबर है, तो उस केस में जो आपकी क्या एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, कोई लोग बताएंगे बेटा? एक बात सोच लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ठीक है, इफ पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्या मिड पॉइंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के मिडिल पे बीच में अगर पार्टिकल आपका पाया जाता है, कोई भी पार्टिकल है अगर मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में बेटा लाई करता है, तो बोला उस कंडीशन में ये जाता है क्या उस पार्टिकल का, जो पार्टिकल आपका है, ठीक है, अगर मीन और एक्सट्रीम के बीच में लाई कर रहा है तो उस कंडीशन पे आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो आंसर, जैसे हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हाफ पोजीशन पे होगा तो दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, नथिंग बेटा, ठीक है। वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे
बेटा हम ऐसे लिख लेते हैं, ये तो हमने दिखा दिया था पोजीशन। यहाँ पे एक अनदर पॉइंट इंपॉर्टेंट करके कर लीजिए, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट करके बना लीजिए, ठीक है। इफ y इक्वल टू प्लस माइनस a/2, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी क्या एम्पलीट्यूड का आधा हो, ठीक, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी, पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये कंडीशन हमारा फार्मूला है बेटा। यहाँ पे अगर हमने हाफ हाफ कर दिया, तो हाफ हाफ करोगे तो y की वैल्यू a की बाई 2 हो जाएगा बेटा, तो a स्क्वायर बाई हमारा आ जाएगा 4, और यहाँ पे आएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, y स्क्वायर होता है, a स्क्वायर बाई 4 करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आपकी होगी, वो टोटल एनर्जी जो हमारी होती है उसका 1/4 हो जाता है। कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आती है ई अपान क्या आएगा, 4 आएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जब ये 1/4 हो गया बेटा, तो कितना आएगा, ये 3e/4 के बराबर हो जाएगा। इस केस में इसकी वैल्यू 3e क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कौन सी एनर्जी कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3e/4 और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गया e/4, 3e/4 एंड e क्या हो गया, 4 के बराबर हो गया। इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कौन सा कैसे होगा, तो आप याद रखना उस पोजीशन पे जब हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एम्पलीट्यूड का कितना होता है, हाफ होता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एम्पलीट्यूड का आधा होगा, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी का 1/4 होता है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3/4 होता है। 3 क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा इसके बेस पे। दूसरी चीज होती है, बोला जाता है बेटा किस पोजीशन पे किस डिस्प्लेसमेंट के किस वैल्यू के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने पहले कर लिया बेटा, फर्स्ट पॉइंट कर लेंगे आप, और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे इसका बना लेना, इसके आगे सेकेंड पॉइंट करेंगे, इफ y इक्वल टू प्लस माइनस a/√2, a/√2, अगर y की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस a/√2 के हमारा बराबर हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 के बराबर होता है, तो उस केस में देखा जाता है बेटा काइनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू e/2, आधा ही के बराबर होता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि एट विच डिस्प्लेसमेंट या विच वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर इक्वल, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किस डिस्प्लेसमेंट के लिए आपस में दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो उस केस में हम लोग जब बात करते हैं तो बोला जाता है जब वैल्यू हमारी क्या होगी, हाफ हाफ, यानी कि क्या डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आपकी है एम्पलीट्यूड के √2 टाइम होता है, √2/√2 है, ठीक है। तो y की वैल्यू a/√2 टाइम के जब बराबर होगा, तो उस केस में हमारा जो वेलोसिटी होता है बेटा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होंगे, और जब आपस में इक्वल होंगे बेटा तो टोटल एनर्जी का आधे के बराबर हो जाएगा। भाई टोटल एनर्जी जो आपकी है उस सिस्टम की, उसके हाफ हाफ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। तो ये दो चीज हम लोगों ने स्टडी कर लिया। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ड्यूरिंग एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है, ठीक है। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन क्या होंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम होता है बेटा कि ग्राफ आपको पूछा जाता है, आपको ग्राफ पूछा जाता है, ग्राफ क्या होगा कैसे होगा वो चीज़ें हमें पूछी जाती है बेटा। तो ग्राफ में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, ग्राफ जब डिस्कस करेंगे बेटा तो कैसे बनेगा, एक सेकेंड, चलो बेटा। तो कंडीशन आपका हो रहा था, ये तो हो गया क्या होगा कैसे होगा। नेक्स्ट आपको ग्राफ पूछा जाता है बेटा,
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में ड्यूरिंग एसएचएम ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, किसके बीच में, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, अगर बेटा हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, तो देखिए कैसे बनेगा बेटा। ये सपोज दैट ऊपर की जो अपर लाइन हम लोग ले रहे हैं बेटा, वो हम लोग टोटल एनर्जी को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये मीन आपका हो गया, ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, ये स्टीम हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे y की वैल्यू +a के बराबर है, यहाँ पे y की वैल्यू बेटा -1 के बराबर है। और ये जो ग्राफ हमारा है, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है टोटल एनर्जी को। ये जो पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा, इधर लिख लेते राइट में बेटा, दिख रहा है, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी को, ठीक है। ये वाला आपका काइनेटिक एनर्जी है बेटा, एक हमारा काइनेटिक होगा, दूसरा पोटेंशियल होगा। थोड़ा सा हम लोग जब बनाते हैं बेटा, तो और इसको साइज ही कर लेते हैं हम लोग। देखो कंडीशन क्या बन रहा है, कैसे आपका बनेगा। समथिंग ये कब बनता है बेटा आपका, ठीक है, ये कब आपका बनता है, अगर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल। देखो क्या केस बन रहा है, अब इसमें ये बताना है कि ये आपका, ऊपर तो हमने टोटल एनर्जी ऑलरेडी लिख रखा है, ऊपर हमने टोटल एनर्जी लिख रखा है। अब बात हो रही काइनेटिक और पोटेंशियल की, काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, उन चीज़ों को हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोला क्या जा रहा है, अभी हम लोगों ने पीछे एक्सप्लेन किया था डिटेल में कि बेटा मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है, तो मेन पोजीशन मतलब y = 0। इसी को हम लोग क्या टर्म देते हैं, मीन देते हैं ना। जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी, वो हमारी मीन पोजीशन कहलाती है। जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी 0 होगी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कह लेते हैं। तो मेन पोजीशन पे आपका पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो देखो पोटेंशियल वाला कौन सा 0 कौन दे रहा है, ये जो ग्रीन लाइट आपको दिख रही है, ठीक है। तो वो वाला ग्रीन लाइन वाली जो आपके दिख रहा है आर्क, वो आपका क्या है, पोटेंशियल है, जिसका मतलब हो गया ये वाला आपको पोटेंशियल एनर्जी को शो करेगा। किसको करेगा बेटा, हम इधर लिख लेते हैं, शायद इधर आपको दिखे नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। रेड वाला आपने लिखा है ऊपर ही, पहले वहाँ राइट साइड में लिख रखा है, हम यहाँ भी लिख देते हैं, ये वाला जो है ये टोटल एनर्जी ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ब्लैक कलर से हम लोगों ने ड्रा किया है लाइन, ठीक है, कब, देखो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है, मेन पोजीशन पे कौन सा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बेटा मैक्सिमम होता है। तो ये कंडीशन आपका हो जाएगा, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा काइनेटिक एनर्जी को, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, या पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके बेस पे हमारा यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो एक काइनेटिक हो गया, दूसरा पोटेंशियल हो गया, कैसे होगा क्या होगा, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा। इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है काइनेटिक और पोटेंशियल की, कैसे होगी क्या होगी, वो चीज़ें आपकी हो जाती है बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये तो कब होगा, ग्राफ आप ध्यान रखना, आपको ये लिखा नहीं होगा कौन काइनेटिक, कौन पोटेंशियल, कौन टोटल। ग्राफ बोल देगा, अगर ग्राफ ड्रा कर देगा तो पूछेगा विच, यहाँ नंबर 1 2 3 कुछ कर देगा, ठीक है, दिखा देगा, बोलेगा कि विच रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड विच इज पोटेंशियल एनर्जी।
टोटल तो क्लियर रहता है, वैसे भी दोनों का सम टोटल है तो वहाँ पे फैक्टर नहीं आता, बट कौन सा काइनेटिक को कौन सा पोटेंशियल को, ये चीज़ें रिप्रेजेंटेड आपकी होती है बेटा। ठीक है, इन चीज़ों का आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और दोनों की वैल्यू देखो, इस पोजीशन पे जो वैल्यू मिलती है a/√2 पे, ये हमारा यहाँ पे दोनों की वैल्यू देखो इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया जाए, जैसे कहा गया कब दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी, तो देखो ये काइनेटिक की वैल्यू क्या हो रही है, पोटेंशियल आपका इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी बी पोजीशन पे 0 हो जा रही है, पोटेंशियल की वैल्यू हमारी वहां पे ले रहे हैं। तो केसेस जो आपके बन रहे हैं, जो केसेस हमारे बन रहे हैं बेटा, इस पॉइंट पे दोनों आपस में देखो बराबर हो रही है, बराबर हो रही है ना, तभी मीट कर रहा है। तो वो जो डिस्टेंस होगी मीन पोजीशन a/√2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर लिखा जाए इसके लिए हम लोग पोजीशन अगर दिखा दे बेटा, तो ये जो वैल्यू हमारी है y की वैल्यू यहाँ पे a/√2 के बराबर है, और यहाँ पे जो इससे करस्पॉन्डिंग y मिलेगा इस पॉइंट के लिए बेटा, y की वैल्यू -a/√2 के बराबर हो गया। ये प्लस आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि साइन हमारा पॉजिटिव एक्स प्लस a/√2 है, ये माइनस a/√2 है। जिस पोजीशन पे दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, इक्वल इक्वल हो जाती है। ठीक, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखा है, क्या होगा कैसे होगा। दूसरी चीज़ आपकी होती है कंप्लीट साइकिल के लिए बेटा, अगर एक पॉइंट बना लेते फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होता है फॉर ए कंप्लीट साइकिल। ऐसे हम लिख लेंगे बेटा यहाँ पे, फॉर ये कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी will be half of total energy। तो एवरेज जो वैल्यू लिखेंगे, काइनेटिक एवरेज इक्वल टू पोटेंशियल एवरेज इक्वल टू हो जाएगा बेटा E/2। ठीक, क्या हो जाएगा, E/2 के बराबर होता है, और E की वैल्यू लिखा था हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर, तो उसी को लिख सकते हैं 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यही वैल्यू आ जाती है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बराबर आ जाता है। क्लियर है, के ई एवरेज इक्वल टू यू एवरेज इक्वल टू E/2 इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इनके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या एवरेज वैल्यू आपकी आएगी बेटा। ठीक, चलिए, तो यहाँ से तो आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। एनर्जी के रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं, कब क्या कैसे होगा उसको आप दिखा लेते हैं बेटा। ठीक, कब एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा कम कैसे होगी, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाती हैं। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, फार्मूले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ठीक है, क्वेश्चंस बार बार इस पे रिपीट होते रहते हैं बेटा। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब बनाया जाता है ना, तो इन पॉइंट्स पे बार बार आपको एनर्जी बेस पे क्वेश्चंस रिपीट हुए। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे बेटा सिंपल पेंडुलम। सभी लोगों को पता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या लेते हैं कि रिजिड बॉब ले लिया जाता है बेटा, जो मतलब काफी डेंस होता है। ऐसे मटेरियल के लिए तो इसकी डेंसिटी हाई होती है। एक नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग के साथ उसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, हैंग कर दिया जाता है, और मीन पोजीशन के अराउंड उसको डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे किसी बाप को आप लटका दो किसी धागे से, मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, इधर उधर मोशन उसे कहते हैं, उसी को कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन। तो जब सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो उस केस में हमारा हो जाता है, किसी अगर बाप को एक नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाए मासलेस स्ट्रिंग से, तो उस केस में अगर उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके आप छोड़ देते हो तो वो टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। उसके मोशन को हम लोग कह लेते हैं SHM। लेकिन SHM के लिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए मीन पोजीशन के स्पेक्ट में वेरी स्मॉल होना चाहिए। क्या होता है, वेरी स्मॉल जब हम लोग लेते हैं तभी उस केस में हम SHM ले सकते हैं। अगर लार्ज डिस्प्लेस कर दिया तो उस केस में वो SHM को फिलहाल फॉलो कम्प्लीटली नहीं करता है, उस कंडीशन में वो कम्प्लीटली SHM को फॉलो नहीं करता है। रीजन क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लार्ज हो जाएगी
तो वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और एक्सीलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वहाँ तो फ्लैक्चुएट करने लगता है वैल्यू। इसलिए हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लेते हैं, ठीक है। अगर आपकी लेंथ जो पेंडुलम की है वो एल है बेटा, ठीक है, तो उस केस में टाइम पीरियड की जो वैल्यू निकालते हैं, सबको पता होगा, लोअर क्लास में ही पढ़ते, टी इक्वल टू 2π√L/g, टी इक्वल टू वहाँ पे हो जाता है 2π√L/g। यहाँ पे हो जाता है बेटा एल लेंथ ऑफ द क्या पेंडुलम याद रखेंगे, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेकिन याद रखेंगे जो लेंथ आपका सिंपल पेंडुलम का होता है वो जो बॉब है, बॉब के सेंटर से लेके और जो हैंगिंग पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस ली जाती है, उसकी लेंथ ली जाती है बेटा, ठीक है। इसीलिए बॉब को हम लोग बहुत नेग्लेजिबल स्मॉल साइज का लिया जाता है, जिससे आपको उसकी जो उसकी रेडियस है उसका बहुत इफेक्ट ना आपका हो, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी हम लोग मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं उसकी वैल्यू भी हम स्मॉल रखते हैं, उस केस में उसकी वैल्यू भी क्या रखा जाता है आपका स्मॉल रखा जाता है, तो इसके बेस पे दिखा देते बेटा क्या होगा कैसे होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिएंगे हम लोग, ये तो समझ गया है ना। चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम का, थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी फार्मूला ऑलरेडी आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हो। सिंपल पेंडुलम, ठीक। देखिए सिंपल पेंडुलम में क्या लेते हैं बेटा, एक नॉन स्ट्रेचेबल मासलेस स्ट्रिंग ले लिया जाता है, ठीक है। उससे एक स्मॉल बॉब को क्या करते हैं हम लोग हैंग कर देते हैं, ठीक है, उससे एक स्मॉल बॉब को हैंग कर लेते हैं। देखो पीछे ही स्टडी हम लोग ने किया था बेटा, कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, अगर कोई भी पार्टिकल आपका क्या कर रहा है एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम के लिए जो क्या होगा वहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है, जो एक्सेलेरेशन होता है एसएचएम में, ठीक है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के क्या होता है प्रोपोर्शन होता है। यानी कि एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होगी, जैसे जैसे आपका क्या होगा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, मीन पोजीशन से जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारी बढ़ती है। अगर ऐसा फॉलो होता है, ऐसा कोई भी पार्टिकल फॉलो करता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं बेटा वो एसएचएम करेगा, ठीक है, यानी एक्सेलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या किसके डिस्प्लेसमेंट के, अगर फॉलो हो रहा है तो वो पार्टिकल एसएचएम करेगा, और ऐसा अगर फॉलो नहीं होता है बेटा तो एसएचएम आपका नहीं करता है। तो एसएचएम के लिए क्राइटेरिया आपका होगा कि पार्टिकल अगर एसएचएम तभी तक करेगा जब बेटा आपका क्या होगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलेरेशन जो डेवलप हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है बेटा कि हमेशा जो होता है डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की वो मीन पोजीशन की तरफ होगा, यानी कि ए की जो वैल्यू होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई के होता है। अगर ऐसा फॉलो हो रहा है, फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग कहते हैं पार्टिकल एसएचएम करेगी। अगर ऐसा फॉलो नहीं करता है तो उसमें उस केस में कहते हैं बेटा पार्टिकल जो होगी वो एसएचएम नहीं करेगा। तो पार्टिकल के एसएचएम के लिए सिचुएशन हमारा फॉलो होना चाहिए कि वो एक्सेलेरेशन जो उसमें डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे हो रहा है, देखिए जैसे हमने सपोज कर लिया बेटा ये बॉब है, ठीक, दिस इज द बॉब, ये मेन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हम लोग ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, दिस इज द मेन पोजीशन। ऐसे पहले हम लाइन ड्रा कर लेते बेटा, ऐसे मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है।
सपोज दैट ये हमने दिखा लिया बेटा, ठीक है, कोई पार्टिकल है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इस पोजीशन पे हमने सपोज दिया बेटा, यहाँ से जो एंगल फॉर्म कर रहा है, जो एंगल सस्टेन कर रहा है वो थीटा है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा थीटा है, दिस इज थीटा, लेंथ एल है, ठीक है। इस पोजीशन पे जब बॉब आपका होगा तो वेट तो हमेशा बेटा डाउनवर्ड ही काम करता है, mg, जो वेट आपका होगा उसका क्या होगा, डाउनवर्ड हो गया, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी mg के बराबर होगी। लेंथ आपका एल है बेटा, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लिया जाए, इस केस में यहाँ से जो वेट है, वेट का देखो ये इसमें एक टेंशन डेवलप होगा टी, जो भी स्ट्रिंग है जिससे वो कनेक्टेड है उसमें एक टेंशन डेवलप होगा आपका टी, ठीक। mg का, ठीक है, इस टी, ये अगर एंगल थीटा लिया है तो इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारा थीटा होगा, इतना तो समझ में आता है, ये बेटा थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारा क्या होगा, ये थीटा होगा। अगर ये mg है तो थीटा के साइड का कंपोनेंट होता है बेटा mg cos थीटा, थीटा के साइड का हमारा कंपोनेंट क्या लेते हैं हम लोग, mg cos थीटा लेते हैं बेटा, ठीक। और थीटा के अपोजिट जो कंपोनेंट इधर क्या होगा, ये होगा mg sin थीटा, ध्यान रखना mg sin थीटा। ये जो mg sin थीटा फैक्टर है या फोर्स की जो वैल्यू mg sin थीटा है, ये टूवर्ड्स आपका मीन पोजीशन लग रहा है, किधर लग रहा है बेटा, टूवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहा है। और जब ये टूवर्ड्स बेटा मीन पोजीशन होगा, टूवर्ड्स हमारा किधर होगा, मीन पोजीशन होगा, तो इसका मतलब इस बाब की टेंडेंसीज की होगी मीन पोजीशन की तरफ लाने की, इस बाब को मीन पोजीशन की तरफ लाने की इससे क्या हो जाएगी आपकी टेंडेंसी होगी। और जब इस बाब को मीन पोजीशन की तरफ लाने की आपकी इसकी टेंडेंसी है बेटा, तो इसकी वजह से बॉडी हमारी मीन पोजीशन की तरफ आएगी। हम लोग अगर फोर्स की बात करते हैं, इसी को रिस्टोरिंग फोर्स कह लेते हैं बेटा, दिस फोर्स इज नोन है, जो सेंटर की तरफ इसको ले आएगा ना उसे हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स आपका है, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू हमारी होगी, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, एक्टिंग ऑन द बॉब, बॉब पे जो रिस्टोरिंग फोर्स हमारा लग रहा है बेटा, जो बॉब पे हमारा क्या लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहे हैं, उसकी जो वैल्यू हमारी होगी, ठीक है, तो एफ की वैल्यू आएगी बेटा माइनस mg sin थीटा। माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, माइनस साइन इसलिए हम लोग कंसिडर करते हैं क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसलिए साइन माइनस लेते हैं, ठीक है। और यही जो वैल्यू होती है हमारी फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी इक्वल टू आप थीटा ले सकते हो, और अगर इसकी वैल्यू लेंथ आपका है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपने x लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल हो जाएगा, ठीक। तो इसी क्वेश्चन में रखेंगे f इक्वल टू हो जाएगा माइनस, f इक्वल टू होगा माइनस mg इंटू एक्स बाई एल के बराबर हो गया। यक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले रहे हैं बेटा, ठीक। और mg बाई माइनस mg बाई एल ये कांस्टेंट है, इंटू एक्स कर लिया आपने, ठीक है, एक्स कर लिया, ठीक। इसकी वैल्यू को अगर हम लोग क्या एक कांस्टेंट फैक्टर के ले लो या जो भी एक्स वाई जेड ले लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ की जो वैल्यू हो रही है वो एक्स के डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, अगर इसको एक अनदर कांस्टेंट कर लिया जाए तो एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ठीक है, यानी कि एफ बाई के की जो वैल्यू होगी माइनस प्रोपोर्शनल टू, ठीक। अगर इसे हम ले लेते हैं एफ बाई के इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, या कह लो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, दैट इज मोशन ऑफ बॉब इज एस एच एम। अगर ऐसा होता है बेटा, कोई भी पार्टिकल है अगर एस एच एम वो उसका जो फोर्स उस पर डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के है तो पार्टिकल हमारे एस एच एम करेगी। या इसको एक लाइन और हम बढ़ा लेते हैं बेटा, एफ इक्वल टू चूंकि एम ए होता है बेटा मास इंटू एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, या ए की जो वैल्यू होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ क्या कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं, क्योंकि एम भी कांस्टेंट है, दैट इज मोशन ऑफ बॉब इज एस एच एम, यानी कि बॉब एक स्क्यूट एस एच एम, दैट इज बॉब
एक्सिक्यूट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो करेगा, ठीक है। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है कोई भी पार्टिकल, तो उसके लिए टाइम पीरियड जो होता है T=2 होता है बेटा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन के बराबर हो जाता है, ठीक है। T की जो वैल्यू होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो शो कर लो, सो बाब एक्सिक्यूट, दैट इज के बाद शो कर लो, सो बाब एक्सिक्यूट SHM बेटा, यानी कि जो पार्टिकल है बाब है वो क्या करेगा, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और इस केस में जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है T=2 होता है 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो L/L, x/a की जो वैल्यू आएगी वो L/g के क्या हो जाता है, हमारा बराबर हो जाता है। यहाँ से अगर दिखाएंगे ना तो हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट x/l, ठीक है। एक्सीलरेशन a की जो वैल्यू आपकी होगी, अगर यहाँ से k की वैल्यू कर दो, जैसे यहाँ पे आप कर रहे थे, तो F/k माइनस दिस है बेटा ना, तो F प्रोपोर्शन दिस या F ma होता है, तो डायरेक्टली दिस। अब यहाँ से mm देखो कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा, टाइम पीरियड T=2 जो होता है बेटा 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन के बराबर होता है बेटा, ठीक है। और यही जो वैल्यू आएगी T=2 पाई रूट L हमारा G के क्या होता है, बराबर आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो टाइम पीरियड मिलता है T=2 पाई रूट L/G, अगर आप निकालना चाहते तो इस इक्वेशन में आप रख देंगे बेटा, ठीक है। F=ma हमने रखा है ना, तो a की वैल्यू इधर करो, x/a करोगे, L ऊपर जाएगा, G नीचे, और mm हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ से वैल्यू मिल जाते हैं T=2 पाई रूट L/G के बराबर होता है। कोई भी अगर सिंपल पेंडुलम है वो SHM कर रहा है, उसके लिए इक्वेशन ऑफ SHM क्या, जो टाइम पीरियड आपका हो, इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड हम यहाँ से निकालते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया बेटा, देखो जो हमारा टाइम पीरियड आ रहा है क्या, SHM करते समय किसी से क्या पेंडुलम का, वो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे इस फार्मूले में कहीं मास ऑफ बॉब, उसका बॉब का मास कितना है ये नहीं आ रहा है। तो बॉब बेटा छोटा है, मास कम हो या ज़्यादा हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उस पर आपका थियोरेटिकली यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो डिपेंड नहीं करता। तो अगर पूछा जाए कि बेटा अगर कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, एक हैवी हो दूसरा लाइट हो, बाकी सिचुएशन सेम रखा जाए, तो टाइम पीरियड की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो हम बोलते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द क्या सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट मिलता है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is independent of mass of bob। बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता बेटा, पॉइंट आप याद रखेंगे, पॉइंट याद रखेंगे, मास बॉब के मास पे आपका डिपेंड नहीं करता है। दूसरा लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे, लेंथ की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाएंगे बेटा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन कब तक, ठीक है। जैसे जैसे देखो यहाँ पे वैल्यू आपकी बढ़ रही है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L, लेकिन बेटा अगर हम लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ का अगर पेंडुलम ले लिया जाए, तो उस केस में टाइम पीरियड की वैल्यू ऐसे फार्मूले से इनफाइनाइट होना चाहिए, बट बेटा इनफाइनाइट नहीं होता। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज करता है। जैसे फार्मूले में कंडीशन क्या आपका बन रहा है कि अगर आपका लेंथ जो आपका है उसको हम लोग इनफाइनाइट कर दे, तो T प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L के आना चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो टाइम पीरियड की वैल्यू इनफाइनाइट हो जानी चाहिए। लेकिन मेरा सिंपल पेंडुलम की अगर आपको लेंथ की वैल्यू जो आपकी है वो इनफाइनाइट कर लेते हैं, तो भी टाइम पीरियड की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट नहीं होती है। और उस केस में अगर इनफाइनाइट लेंथ का सिंपल पेंडुलम लेते हैं, तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो T= लिखते हैं 2 पाई रूट L/G, नहीं वहाँ पे हम कन्वर्ट हो कर लेते हैं बेटा उसको, √RE/G आता है। और उस केस में जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है, देखो पीछे हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि उसके इसमें RE/G की जब वैल्यू हम लोग रखते हैं तो 84.6 मिनट के बराबर आता है। तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि इस फार्मूले से अगर हम लोग देखा जाए, कंसीडर किया जाए, तो उस केस में लेंथ अगर इनफाइनाइट करते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू इनफाइनाइट हो जानी चाहिए। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा,
इनफाइनाइट हो जानी चाहिए, बट यहाँ पे बेटा इनफाइनाइट नहीं होता है। टाइम पीरियड की जो वैल्यू आपकी आती है वो अगर लेंथ की वैल्यू देखो, मास पे तो इंडिपेंडेंट हो गया, पहला केस हमने कर लिया, ऐसे पहला पॉइंट बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट बना लेते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ एल, मतलब लेंथ जैसे जैसे आप का बढ़ाएंगे टाइम की वैल्यू बढ़ती है, बट अगर लेंथ की वैल्यू इनफाइनाइट कर दिया जाए, दैट इज ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेज, टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो हमारी इंक्रीज कर जाती है। स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ाने के साथ साथ जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है बेटा वो हमारे क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाती है। टाइम पीरियड की वैल्यू लेंथ की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ हमारा इंक्रीज कर जाता है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ एल दैट इज आर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टाइम पीरियड इंक्रीजेस, ठीक है। बट इफ यल की वैल्यू इनफाइनाइट कर दिया जाए तो टी के लिए फार्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट, बेटा आता है आर ई बाई जी। अब पूरा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, टाइम कम है। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जब वैल्यू रखते हैं सब्स्टिट्यूट करने पे, ये ला भाई 84.6 मिनट के क्या आता है, बराबर आता है। अगर आपका इनफाइनाइट लेंथ का सिंपल पेंडुलम ले जिसके स्ट्रिंग की लेंथ इनफाइनाइट हो बेटा, तो उस केस में जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है वो आपका लगभग 84.6 मिनट के बराबर आता है। तो पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। जी के एफेक्ट की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, जी का जब कंडीशन आप लेंगे तो जी की वैल्यू आपका अगर क्या कर रहे हैं, ठीक है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी है। जी की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो वैल्यू टाइम पीरियड की वैल्यू घटेगी, जी की वैल्यू घटाएंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए सिंपल पेंडुलम यानी पेंडुलम वॉच को जब आप एयर सरफेस से ऊंचाई पर ले जाते हैं किसी हाइट पे, तो वहाँ पे जी की वैल्यू घटती है, इसलिए टाइम पीरियड वहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ता है, इसका मतलब घड़ी स्लो हो जाती है। घड़ी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो वो ले जाने पर अगर पेंडुलम वॉच ले जाते हैं तो किसी हिल स्टेशन पे ले जाएंगे तो क्या होगा, टाइम पीरियड की वैल्यू हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि ग्लो घड़ी जो होगी वो स्लो हो जाती है, ठीक है। अब उतना ही एक चक्कर लगाने में उससे टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो हम क्या कहेंगे, दैट मीन्स वो स्लो हो गई कि फास्ट हो गई जी। उस कंडीशन में बेटा वो स्लो हो जाती है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं क्या होगा। कुछ पॉइंट्स और हम लोग सुन लेते हैं बेटा कैसे होता है, ठीक है, तब फिर आगे नेक्स्ट पीरियड में अगली बातें करेंगे हम लोग। देखो ये कंडीशन आपका होता है, अगर कोई भी सिंपल पेंडुलम है, कोई सिंपल पेंडुलम है बेटा, जहाँ पे उसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे उसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे एक क्या फील्ड डेवलप कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप डेवलप कर दीजिए, तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, मान लो चार्ज पेंडुलम, यानी पेंडुलम पे अगर देखो अगर चार्ज नहीं है तब तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर जो पेंडुलम है वो बेटा वो अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो फील्ड का कोई इफेक्ट आपका नहीं होता बेटा। फील्ड अप्लाई करिए या ना करिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कोई जो पेंडुलम हम लोग यूज करते हैं बेटा वो चार्ज होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो अगर फील्ड की डायरेक्शन मान लो चार्ज उस पर पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम बाब लिया, बाब जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस केस में अगर फील्ड आपका अपवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में वहाँ एम्पियर की वैल्यू बेटा जो होती है हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि फार्मूला तब लिखेंगे टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव हो जाएगा। और जी इफेक्टिव के वैल्यू जब आपका फील्ड ऊपर की तरफ काम करेगा और बाप पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस पर एक अनदर फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, उसके लिए इफेक्टिव जी की वैल्यू जो होगी वो ओरिजिनल जी से बेटा घट जाता है। और जब ओरिजिनल जी से वैल्यू हमारी घट जाएगी तो उस केस में टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। फार्मूला बनता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस, अगर मान लो चार्ज की वैल्यू क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है और मास एम है, तो माइनस क्यू ई बाई एम हो जाता है। और अगर फील्ड डाउनवर्ड होता है तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड के लिए फार्मूला आता है टी इक्वल टू क्या 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू बाई
QE/M के बराबर होता है। तो ये चीज़ें हम लोग अगले पीरियड में आपको डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो फैक्टर्स आपके होते हैं सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। ये तो हमने कर लिया बेटा, लेंथ होगा, लेंथ के बेस पे, उसके मास पे बेस पे क्या होता है, ये चीज़ें डिस्क्राइब कर लिया, जी की बेस पे क्या होता है। लेकिन अब जी की वैल्यू जो होती है हमारी, वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उससे अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है, अगला जो सॉरी अगले जब हम लोग अगले लेक्चर में जो है ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज के डेट में आपको पुट अप भी किया जाता है बेटा, ठीक। तो इस अभी यही तक बेटा। अगले टॉपिक में अगला जब आपका क्या पीरियड होगा, नेक्स्ट पीरियड में आपको आगे इसमें स्टडी करेंगे कि जी की वजह से जो इफेक्टिव वैल्यू जी होगी, जी की चेंजेस की वजह से हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होंगी, किन किन कंडीशन में कौन कौन से फैक्टर होंगे जो उसको चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके आगे फिर जब बाकी जो स्प्रिंग सिस्टम वगैरह है वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ के रखिएगा आगे, जिससे आपको समझने में ही सही रहे, ठीक। तो आज फिलहाल यहीं तक बेटा, फिर नेक्स्ट पीरियड में आपको बातें करते हैं आगे, ठीक। ओके बेटा।